नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी न्यूज लाइव। मुंबई के कुरार विभाग में महिला गर्भ सुरक्षा कल्याणकारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रप्रकाश यादव हमारे साथ आज है। कुरार के विकास के बारे में, कुरार के टीपी के बारे में, पीटीसी के बारे में तो कुरार वासियों को जानकारी नहीं, उस सारे जानकारी पर आज हमसे चर्चा करेंगे। कुरार विकास किस तरीके से रुका हुआ है, कुरार में आने वाले दिनों में किस प्रकार की समस्या आने वाली है, इनसे जानते हैं। एडवोकेट चंद्रप्रकाश जी, आपका स्वागत है। जी राजेश पांडे जी, नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि पीटीसी स्कीम एक बोल सकते हैं परमानेंट ट्रांजिट कैंप। ये स्कीम ऐसा होता है कि कहीं भी रोड कटिंग या तो कहीं कोई डेवलपमेंट में आते हैं तो वहाँ के लोगों को लाके यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। ये कुरार की दुर्भाग्य है कि लोगों को वहाँ से ऐसी लोगों को लाके हमारे कुरार में बसाना चाहते हैं। आज कुरार में इतना बड़ा स्लम है, अगर हम धारावी से कंपेयर करें तो उससे कम नहीं है, लेकिन धारावी को एक अलग दर्जा दिया गया, वहाँ पे अलग एफएसआई जनरेट किया जा रहा है ताकि वो काफ़ी वहाँ पे बिल्डरों की काफ़ी नज़र है। नहीं, अपने कुरार का दुर्भाग्य है कि कोई बड़े बड़े 2-4 बिल्डर आए लेकिन लोगों को अटका के चले गए। बिल्डरों की इसी का फायदा उठाएंगे जो उससे कि 30-10 में सारे बनता, 30-11 में ये पीटीसी स्कीम बैठ रही है। तो इस स्कीम में कैसा होगा कि जो लगभग 20,000 के लगभग लोग अगर यहाँ पे कुरार में आ जाएंगे, तरह तरह के लोग आ जाएंगे, तो कुरार की दुर्दशा क्या होगी। जैसे हम बताना चाहें कि अगर पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ जाएं तो इंडिया की हालत क्या होगा। डिफरेंट सोच के लोग, डिफरेंट मजहब के लोग एक जगह पे आ जाएंगे, तरह तरह की लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। आज हमारे कुरार में क्राइम लेवल बहुत बढ़ा हुआ है क्योंकि वो सब स्लम एरिया है। स्लम लेवल में समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो बिल्डरों से मिलकर पीटीसी स्कीम लाना चाहते हैं बिल्डर के फायदे के लिए। हम खुद चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट हो, बिल्डर का हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि बाहर की गंदगी ला के हमारे कुरार को बसा दे। क्योंकि कुरार में हम यहाँ पे पैदा हुए, हमारे बड़े हुए, हमारी एक कर्म भूमि है। हम इसकी दुर्गति नहीं होने देंगे, इस पे हर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ भी जो भी मंत्री, विधायक, नगर सेवक, सांसद जो भी हैं, उनसे हम यही डिमांड करेंगे तो सदन में मुद्दा उठाएं, विधानसभा में मुद्दा उठाएं, पीटीसी स्कीम यहाँ पे नहीं आने दें। जहाँ भी पीटीसी स्कीम, जैसे मानपुर में बनाया गया, राम मंदिर में बनाया गया, और बेलापुर कहाँ बन रहा है, आप वहाँ को वहाँ सेपरेट जगह पर शिफ्ट किया जाए, हमारे एरिया में ना लाया जाए। हमारे एरिया में इसी इतना बड़ा स्लम है कि जो हम उनको नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, बाहर का लोड और कहाँ से लाए। यही आम जनता को बताना चाहूँगा। और हमारे यहाँ के जो राजनीतिक के लोग हैं, जो हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा जो अपने यहाँ एरिया के डेवलपमेंट करा रहे हैं नए नए बिल्डर लाके, हम तो खुशी है, उनको हम सपोर्ट करेंगे, लाइए, हम सबको साथ में रह के काम करेंगे। लेकिन ऐसी स्कीम न लाएं कि जो हमारे कुरार में तकलीफ बढ़ाए, हमारा क्राइम बढ़े, हमारे लोगों का क्राइम। कल हो सकता है कि हमारा कुछ लेवल बढ़े, हम कुरार से बाहर चले जाएं। कुरार से बाहर चले होने के बाद भी हमारी ये जन्मभूमि, हमारे दोस्त यार लोग, भाई बहन, काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई तकलीफ ना आए, उनके यहाँ पे बोलते ना प्रोग्रेस में कोई रुकावट ना आए। जैसे बताया ना कि रोड कटिंग हुआ, मेट्रो में जब हुआ डेवलपमेंट हुआ, तो उनको उठा के गवर्नमेंट लाके यहाँ पे बसा देगी। किसी भी अन्य एरिया से उठाकर यहाँ पे लाके बसाना, हाँ वही हुआ। लेकिन वो पब्लिक का लेवल क्या आएगा आपको बता सकते हैं। जो अनऑथराइज लोग रहते हैं, भंगार वाले, कचरा वाले, सब ला के यहाँ पे बसा दें। जैसे आप बता दो, गोरेगांव में मैंने बताया कि अभी चर्चा, इसके पहले अपनी बात हुई थी कि गोरेगांव में काली बस्ती जिसको बोलते थे, वहाँ के लोग आए थे। आज 30 साल हो गए लेकिन वहाँ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। वहाँ के वो 2-4 बिल्डिंगों के कारण पूरा गोरेगांव बैक साइड फिल्म सिटी के एरिया के लोगों में एक भय का माहौल होता है। रात में लोग निकल नहीं पाते, यार ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे। तो ऐसे लोग ना है कि हमारी एरिया का दुर्गति हो, इसके लिए हम पीटीसी का विरोध करेंगे, और अगर हुआ तो जन सैलाब लेकर हम रोड पे भी उतरेंगे। तो आपने देखा कि पीटीसी का कितना बड़ा बुरा प्रभाव आने वाले दिनों पे, जो कुरार है, हमारा जन्म स्थल है, मलाड के इलाके में है, वहाँ पे जो रास्ते हैं वो भी ठीक तरीके से नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ आएंगे, इसे बनेगा तो यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या आने वाली आपने सुना। पर रोड के टीपी रोड को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक विधायक है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था डेवलपमेंट के लिए। प्लान रिवाइज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ रोड खुल भी गए। जैसे हम हाईवे का सर्वे की बात करें, कुरार में त्रिवेणी नगर की बात करें, रोड बड़े हो गए, लेकिन लोकल जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, पूरा रोड इनकरेज कर लेते हैं, जिसको आने वाले को बहुत दिक्कत होती है। और नेता लोग भी अगर चाहें तो उसमें क्या होता है कि अपने पॉलिटिकल फायदे होते हैं कि अगर हमारे लोगों के लोकल लोग हैं, अगर हम उनके अगेंस्ट जाएंगे, फ्यूचर में हमारे अगेंस्ट काम करेंगे, हमें वोटिंग के समय हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये डीपी रोड खोल दिए लेकिन उस पर कोई मुद्दा नहीं कर पा रहे। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा, या मैं खुद रेट पिटीशन फाइल करूँगा कि कोई ऐसी, BMC है, PWD है, ऐसे तमाम एजेंसियां हैं जो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि रोड, अगर डीपी रोड क्लियर हो जाए तो वहाँ पे एक गाड़ी, कोई फेरी वाले ना बस पाए। फेरी वालों के लिए
महीने के होंगे फ्री वाले बेचारे, आज गरीब लोग हैं तो उनका कुछ दुर्भाग्य हो, तो उनके लिए क्या रिजर्व मार्केट बनाया जाए कि फ्री वाला क्षेत्र बनाया जाए, एक भाजी वाला मार्केट बनाया जाए, फिश मार्केट बनाया जाए। इस तरह से अगर पाने के लिए तो कुरार हमारा बहुत डेवलप, जो कुरार विलेज है, गाँव बोला जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाए। आज बांद्रा जैसे एरिया, इससे बुरा दुर्भाग्य था, वहां से स्थिति इतनी बेकार थी, लेकिन आज वहां से भारत नगर एरिया भारत नगर हो गया। और कुरार में अगर हम इससे पीटीसी स्कीम आती रही और हमारी पीटीसी स्कीम डाउन होती जाएगी, जैसे एसआरए आया था, लोगों को सपना था कि हमारा एक झोपड़े से हम घर में जाएंगे, लेकिन उसका दुर्भाग्य ऐसा हुआ, एसआरए से बिल्डर तो राजा बन गए, लेकिन गरीब बेचारे और गरीब हो गए। 20 साल से घर के बाहर है, न उनको भाड़ा है न कुछ है। इससे अच्छा अपने घर में ही सुख है, सुखी से थे, झोपड़े में थे, लेकिन वही बोलते हैं राम आएंगे तो घर घर सजाएंगे। नहीं, राम जी आ गए लेकिन हमारा घर नहीं सज पाया और हमारे लोगों का घर नहीं सज पाया। तो इसी मुद्दे को लेके मेरी एक लड़ाई है और ये लड़ाई में लड़ूंगा। अगर एसआरए को लेकर आपने बात की, तो एसआरए में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि कई लोग हैं जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी, अगर वो पीछे हट जाते हैं, कुछ आपके ऊपर फर्जी एफआईआर भी हमने सुने हैं कि हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कुरार जैसे हमारे कुरार के एक बिल्डर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, वक्त आए तो उनका नाम लूंगा मैं। उनका प्रोजेक्ट रुका हुआ खाली एक रूम के लिए, तो उसके लिए तो उनको एलॉय नहीं मिल पाती थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, भाई आपको जानने मानने वाला अगर आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो वो रूम खाली कर देंगे, हमें हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस होगा कि हम आगे काम कर सकेंगे। हम भी समझते बिल्डर करोड़ रुपए अगर डाला, अगर एक 2-4 महीने के लिए प्रोजेक्ट डील हुआ तो कितना नुकसान हो जाता, और हम कुरार के डेवलपमेंट की बात करते। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, भाई हम लोग ने खुद फाइल किया था एसआरए में, जो इसका PIL नंबर 109/2019 ये नंबर है, वो PIL में क्लियर एसआरए ने मेंशन किया था कि 2 साल का एडवांस चेक, 2 साल का एडवांस भाड़ा, 1 साल का PDC चेक आपको देना है। लेकिन वो बिल्डर मुझसे बोले कि यार अभी इतना देंगे तो हम बिल्डिंग कैसे, बोला ठीक है आप एक साल का दीजिए, बोले ठीक है हमें दे देंगे। इसके बाद में सीन का 1 साल होने के बाद उन्होंने फिर अपने बिल्डर ग्रुप दिखा दिए, मेरा उस बात पे मैं कहा सुनी हुआ, तो मेरे अगेंस्ट वो कुरार पुलिस स्टेशन में गए FIR करने। कुरार वालों का अच्छी तरह मालूम है मैं किस तरह से लोगों के लिए काम करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। कुरार वाले में FIR नहीं हुआ तो पूरे दूसरी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी सेटिंग, अपने पैसे दे के फर्जी FIR करा दिए। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट FIR। कोई वो बेस में एक नॉर्मल कहा सुनी के बेस पे एक्सटॉर्शन का केस बनाया जाता है और उसमें बोला जाता है ये 2 लाख रुपए मांग रहे थे। मुझे शर्म भी आ गया यार, कम से कम 2 करोड़ रुपए बोलते तो कम से कम मेरी इज्जत तो बचती। तुम 2 लाख रुपए लेके किस तरह की बातें कर रहे हो। ठीक है, तुमने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, आज ऊपर वाले के यहाँ पे दे रहे अंधेर नहीं। वो बिल्डर के यहाँ पे ऐसा है कि अनऑथराइज काम उसने किया, 8 या 10 फ्लोर का उसको CC मिला है, उसने 20 फ्लोर खींच दिया है और ऑलरेडी उसको MRTP के लिए एसआरए ने सिर्फ नोटिस भेजी ना कि MRTP के एक्ट के अंदर उसको ऊपर कोई FIR रजिस्टर्ड हो। हम जल्दी उसके ऊपर FIR रजिस्टर्ड कराएंगे और रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं कि जितना भी स्ट्रक्चर बना जाए उसको तोड़ा जाए या तो उसको रेगुलराइज किया जाए। तो आपने देखा किस तरीके से एसआरए को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। हम तो विषय कहीं और से लेके आए थे, मगर कुरार के बहुत अहम विषय पे इन्हें चर्चा की कि गरीब तबके को लेकर इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे, इनके ऊपर लांछन उड़े, आरोप लगे, इस पर भी आज ये लड़ रहे हैं। और बहुत सारे विषय ऐसे हैं कि महिला गर्भ और सुरक्षा कल्याणकारी संस्था के माध्यम से तमाम काम करते हैं। और एक अपील क्या करना चाहेंगे पूरे देश की महिलाओं को, अगर उनके साथ कुछ जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो कहाँ संपर्क करें? सबसे पहले मैं महिलाओं से यही निवेदन करना चाहूँगा, जो मेरे पास मोस्टली केस आते हैं, 90% के केस मेरे पास ऐसे ही आए हैं। कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई बाप, कोई चाचा, कोई नेता, यही सब उसका मिसयूज कर रहे हैं कि। तो इसीलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे कोई है आपके, जो खासकर महिलाओं के लिए जो आपके एकदम क्लोज है, आपके घर में आना जाना है, आपकी बहन बेटी हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखें। और दूसरा तीन, जो मेरी संस्था बनाया, मैं इसलिए इसी नाम ही से दिया, महिला और घर सुरक्षा कल्याणकारी संस्था। दूसरा जो स्लम के लिए था कि आज स्लम में जब बिल्डरों के हालत देख रहे हैं, किस तरह से बिल्डर लोगों को एक बार घर खाली किया तो उनके पीछे घुमा रहे हैं। आज हम खुद, हमारे घर एसआरए में स्लम में घर थे, हमें रेंट भाड़े नहीं मिल रहे हैं, तो एक एडवोकेट होके हम इतनी लड़ाइयाँ लड़े, हम जैसे लोग इतना झेल सकते हैं एसआरए में जाके चक्कर लगाएं, तो आम आदमी की क्या दुर्गति होगी। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ों का दुख दर्द हुआ, समझ में आया, इसलिए मैंने एक अपना NGO रजिस्टर किया। 80G की तहत हमारा NGO रजिस्टर्ड हुआ, जो एक जन सेवा के लिए है और लोगों के लिए हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे। और काफ़ी मैंने 4-5 पिटीशन भी फाइल किया हाई कोर्ट में, खासकर जो एसआरए में कुछ बिल्डर के थ्रू 10 साल तक मेंटेनेंस फ्री रहता है, लोग मनमानी मेंटेनेंस वसूली करते हैं, वो मुद्दे को लेके। और लोगों को, जैसे कब किसी ने घर खरीद लिया एसआरए की चाली में, बाद में 20 साल तक ट्रांसफर होता नहीं, जबकि अलॉटमेंट के 10 साल बाद ट्रांसफर होता है। जब अलॉटमेंट हुआ तो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो 20 साल लोग बाहर रह जाते हैं। जो खरीद लिया उसको भी डर बना रहता है।
इसलिए आज एक सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी तो एक 15-20 दिन पहले एक नई स्कीम लाई, अभय योजना, जो मात्र 3 महीने के लिए जिया रहा है। मैं सरकार से एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हो जरूरत पड़ा तो इसका पिटीशन फाइल करूँगा। इसकी जो ड्यूरेशन है 2-4-6 महीना बढ़ाया जाए ताकि लोग उसका यूज कर सके, क्योंकि 3 महीने के लिए आई है। अभी इलेक्शन ड्यूटी हो गई, इलेक्शन में सब अधिकारी कलेक्टर सब इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे, तब तक इसका ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा। उसका बेनिफिट आम पब्लिक को नहीं मिलेगी, और जो 2011 तक किया है तो उसको 2015 तक लाया जाए। इससे क्या होगा, आम पब्लिक का फायदा होगा, जनहित में लोगों को फायदा होगा। जो अभय योजना नाम दिया उसका रियल में अभय योजना का कुछ यूटिलाइज हो, लोगों को उसका फायदा मिले। तो प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री आप बनेंगे, आने वाले समय पे इनसे एक गुजारिश रहेगी कि जो अभय योजना है तो उसको आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एडवोकेट चंद्रप्रकाश यादव जी ने जो अपनी महिला व घर सुरक्षा कल्याणकारी संस्था के माध्यम से जो आपसे निवेदन किया है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से निवेदन ही करेंगे कि जनहित का काम है, समाज के हित में जो विषय उठाए उसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र सरकार तक अभी भी जमीनी स्तर के नहीं पहुंचते, वो चंद्रप्रकाश जी ने पहुंचाए हैं। एक अन्य और आखिरी सवाल होता है, कुछ महिलाएं अपना महिला होने का जो दुरुपयोग करते हैं और फर्जी केसेस करते हैं, उन महिलाओं को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कानून सबके लिए है। अगर महिलाओं ने कुछ गलत FIR या गलत तरीके से किया है, उसका उल्टा उनके ऊपर हो सकती है, लेकिन लोग करते नहीं है। जैसे एक FIR हो गया किसी को गलत तरीके से, आदमी डर जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। अगर उसको सही तरीके से उस पर एलिगेशन लगाया जाए और उसको जांच कराई जाए, एक ACP लेवल के ऑफिसर से जांच कराई जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन लोग क्या होता है, जैसे FIR हो गया, शांत होकर बैठ जाते हैं। उसका रास्ता है, वो बाद में माननीय हाई कोर्ट के पास पावर है, 482 की तहत हम जाके उसको प्रेसिंग करा सकते हैं, लेकिन लोग वहाँ तक जाते नहीं। तो मेरा एक लीगल एडवाइस रहता है कि अगर ऐसी कुछ हो तो तुरंत हाई कोर्ट चले जाएं। वहाँ पे 482 के तहत कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, और ऊपर अच्छे टॉप लेवल के अधिकारी से उसका इंक्वायरी किया जाएगा। सही होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, गलत होगा तो उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई की। देखा किस तरीके से पूरे विषय को लेकर विस्तार से जानकारी देकर, खुराक के विकास को लेकर, ये पूरा जो PTC है उसको लेकर, यहाँ के रास्तों को लेकर, सारे विषयों को इन्होंने विस्तार से रखा। ऐसे अनेक प्रकार की जानकारी और माहिती और समाचार को देखने के लिए RP न्यूज़ लाइव 24 को देखते रहिए। मैं राजेश पांडे, कैमरामैन अश्विन सोंडीकर के साथ मुंबई।